Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11.9 से। क्वेश्चन है अ ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, is held taut with little tension between two rigid support. If the wire is cooled to a temperature of minus 39 degrees Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm? Coefficient of linear expansion of brass is 2 into 10 to power minus 5 Kelvin inverse. Young's modulus of brass is 0.91 into 10 to power 11 Pascal. तो देखो एकदम इजी है। आपको पूछा है व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। तो एक तो टेंशन के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा रहेगा, टेंशन फोर्स, डिवाइड बाय क्या रहेगा, डेल्टा एल बाय एल। तो अब यहाँ पे टेंशन चाहिए तो टेंशन निकाल लो, यंग मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल। तो यंग मॉड्यूलस इंटू एरिया, डेल्टा एल बाई एल मतलब क्या रहेगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखो यंग मॉड्यूलस है आपके पास, एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पाई इंटू आर की जगह पे डायमीटर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अल्फा इंटू क्या करना है, डेल्टा टी। अभी देखो हर एक चीज़ आपके पास है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, डायामीटर है, यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास है आपके पास, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा भी है आपके पास। बस सभी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.10। A brass rod of length and diameter, this is joined to a steel rod of the same length and diameter. What is the change in length of the combined rod at 250 degrees Celsius? If the original lengths are at 40 degrees Celsius, is there a thermal space developed at the junction? The ends of the rod are free to expand. यहीं पे आपको आंसर दे दिया। देखो जो एंडिंग पॉइंट्स है रोड्स के, सॉरी ये रोड जो दिया हुआ है उसके लिए वो फ्री टू एक्सपांड है, मतलब वो अपने हिसाब से एक्सपांड हो सकते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो जंक्शन पे कोई थर्मल स्पेस भी डेवलप होगा नहीं। तो इसका आंसर आएगा नो। ओके, ओके। तो कंबाइंड रोड के लिए चेंज इन लेंथ क्या होगी, तो डेल्टा एल इक्वल टू आप क्या करोगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यहाँ पे एक मिनट, 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा अल्फा फॉर स्टील, लेंथ ऑफ स्टील एंड डेल्टा टी फॉर स्टील, प्लस अल्फा फॉर ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास एंड डेल्टा टी फॉर ब्रास। ठीक है। अब देखो लेंथ सेम है, सेम रोड है, सेम डायामीटर है, ठीक है। What is the change in length of combined rod at 250 degree Celsius if the original length are 40 degree Celsius? तो यहाँ पे L इंटू डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है तो कॉमन निकाल लिया, और अल्फा एस प्लस अल्फा बी यहाँ पे एडिशन में चला जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 11.11 देखो,
द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 into 10 to power minus 5 Kelvin inverse. What is the fractional change in its density for a 30 degrees Celsius rise in temperature? ओके तो सबसे पहले हम इनिशियल वॉल्यूम V ले लेते हैं, इनिशियल डेंसिटी रो ले लेते हैं। अब फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? तो V इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा V इंटू डेल्टा T, ये रहेगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 11.11। ओके, अब V नॉट एज इट इज रखते हैं इंटू 1 प्लस अल्फा V, क्या दिया हुआ है आपको? 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे V नॉट इंटू 1 प्लस 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 30। चलो ये कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। 49 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 टू पावर 5 और ये प्लस 1 आएगा, मतलब ये बनेगा इंटू 1.0147। ठीक है, ये नाम दे देते इक्वेशन 1। अभी हमें क्या चाहिए देखो, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, मतलब डेल्टा रो बाय रो हमें चाहिए, मतलब फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल डेंसिटी। अब डेंसिटी इक्वल टू तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम माइनस मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब ये मास यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ। अब इनिशियल वॉल्यूम ऊपर जाएगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या हो गया? 1। तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम क्या है? 1.0147 इंटू वी नॉट माइनस 1। अब ये वी नॉट कैंसल आउट। अब बचा क्या वो देखते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.0147 माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 0.01448 है, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, बाकी अगर सिर्फ डिफरेंस देखना है मैग्नीट्यूड में तो कितना रहेगा? 0.0145। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.12 का सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 किलोग्राम। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to the surroundings। तो मतलब बाकी का 50% पावर यूज़ हो रहा है वो हॉल करने में, और बाकी और जो 50% बचेगा वो मशीन का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन। तो सिंपल है, आपको अगर चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब डेल्टा क्यू क्या ले, तो वो आपको पावर की हेल्प से मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बट पावर इंटू पावर का आपको सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, और एफिशिएंसी के हिसाब से आपको मतलब जो आउटपुट पावर है वो लेना पड़ेगा। तो जो पावर है उसका 50% यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इनटू कर दो टाइम ड्यूरेशन। अब पावर है 10 किलोवाट मतलब 10,000 वाट, ये 50/100 मतलब 1/2, और टाइम दिया हुआ है 2.5 मिनट मतलब 150 सेकेंड्स।
यहाँ पे t इक्वल टू 2.5 मिनट है, इंटू 60 कर दो तो वो आपको 150 सेकेंड्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया 75 और ये 10 टू पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 75 इंटू 10 टू पावर 4। आपको मास दिया हुआ है 8 किलोग्राम, तो यहाँ पे रख दिया 8। ओके, स्पेसिफिक हीट दी हुई है 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन, यहाँ पे ग्राम है, और ये जो मास है वो किलोग्राम में है। तो या तो ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या ये ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 0.91 जूल पर ग्राम केल्विन है, और यहाँ पे 10 टू पावर -3 करना पड़ेगा किलोग्राम के लिए, और वो 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 टू पावर +3, मतलब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.91 है, उसकी जगह पे 9100 आएगा, और ये डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लोगे, आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 75 इंटू 10 टू पावर 4 कर दिया, डिवाइड बाई 8 कर दिया, डिवाइड बाई 9100 कर दिया। ये 10 किलो वॉट है ना, 10,000 वॉट था, राइट। 50% है वो भी राइट, और 150 सेकेंड वो भी राइट। तो ये आपको मिल गया था जूल में, ये भी राइट। 0.91 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 910 आएगा। मैंने एक ज़ीरो बढ़ा दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, तो एक ज़ीरो कम कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा 103.02 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों लिखो चलेगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम रहता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11.13। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 0.25 किलोग्राम इज हीटेड इन अ फर्नेस to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can be melted? ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, तो एकदम सिंपल है कि हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। तो कॉपर ब्लॉक के लिए ms डेल्टा टी और आइस के लिए मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब ये 2.5 है, S की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 0.39 और डेल्टा टी तो ये 500 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट में कहाँ पे आएगा, ज़ीरो पे आएगा। तो 500 माइनस ज़ीरो, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है 335 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे भी जूल पर ग्राम, यहाँ पे भी जूल पर ग्राम, और आमने सामने है तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ आइस आपको क्या मिल सकता है, मास ऑफ आइस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे तो मिलेगा 1500 ग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एक बार अच्छे से कर लेना, अगर कहीं पे आपको
मिस्टेक लगे तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1.445 समथिंग आएगा, तो ये कर दिया है 1.5 ग्राम अप्रोक्सीमेट। चलो यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये 11.13 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.14। In an experiment on the specific heat of metal, 0.20 kilogram block of metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter containing 150 centimeter cube of water at 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है। वाटर इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 0.025 किलोग्राम और मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 1000 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.15 किलोग्राम। ये हमें मिल गया मास ऑफ वाटर। और जो मेटल ब्लॉक है उसके लिए मास आपको दिया हुआ है 0.20 किलोग्राम और उसका टेम्परेचर था 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये मेटलिक ब्लॉक है, उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है और टेम्परेचर फाइनल मिलता था 40 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर किसका था? मेटल ब्लॉक का था। ठीक है, और ये जो आइस या तो वाटर है वो मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर या तो कैलोरीमीटर कितना था इनिशियल? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ हीट लॉस इज इन द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल, इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल? ओके, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। चलो क्या करना है, तो heat lost by metal block equal to heat gain by water plus water equivalent। अब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है समझो कि कैलोरीमीटर कॉपर का है, मास भी कॉपर का होगा, बट अगर आपको वाटर का ही जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट या जो भी ले लो उसका यूज़ करके कैलकुलेशन करना है तो कॉपर का मास नहीं रखना है, बट कॉपर का मास आपको लेना है वाटर के इक्विवेलेंट में 0.025। मतलब कॉपर भूल जाओ और वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, मतलब ये मास ले लो, वाटर का स्पेसिफिक हीट भी इसके साथ आएगी, वाटर की और चेंज इन टेम्परेचर भी उस हिसाब से। तो यहाँ पे करना क्या रहेगा, सिर्फ देखो एम एस डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ पे एम डब्ल्यू प्लस एम डब्ल्यू ई, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इंटू एस इंटू डेल्टा टी, क्योंकि प्रॉपर्टीज अभी सेम हो गई। अब ये एस भी किसके लिए आएगा? वाटर के लिए, और डेल्टा टी भी किसके लिए आएगा? वाटर के लिए। बस अभी सभी वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मास आपको दिया हुआ है 0.20, एस की वैल्यू आपको निकालनी है, और डेल्टा टी आपको दिया हुआ है ब्लॉक के लिए, मेटल के लिए 150 - 40 इक्वल टू मास ऑफ वाटर 0.15, वाटर इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 0.025, एस होता है वाटर के लिए 4186 के आसपास, बट कभी कभी ले लेते हैं 4180। ठीक है, और डेल्टा टी फॉर वाटर कितना है? तो 27
और ये सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर फाइनल बना था 40, तो ये 40 माइनस 27, ठीक है। हर एक जगह पे देख लो कि आपने मास किलोग्राम में लिया है ना, ठीक है, ओके। बस अभी क्या करना है, एस की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो 0.15 प्लस 0.025 इंटू 4180 या तो 4186 एग्जैक्ट ले लेते हैं, 4186 इंटू 13 डिवाइड बाई क्या करना है आपको 110 और डिवाइड बाई 0.20, तो यहाँ पे 432 जूल पर किलोग्राम केल्विन में आंसर आएगा 432, और ग्राम में है तो 0.43 के आसपास आएगा, ठीक है। ये 11.15 का सॉल्यूशन हुआ। अब एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो हीट ट्रांसफर बेस्ड थे और जो थियरी 2021 के हिसाब से निकल गई है, इसलिए अभी के लिए हम वो क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.16। A child running a temperature of 110 डिग्री फ़ारेनहीट, चलो इनिशियल टेम्परेचर है 110 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहीट। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 101 डिग्री फ़ारेनहीट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो तो हमें पता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट होता है तो 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस और प्लस होता है 32, तो यहाँ पे TF माइनस हो जाएगा 32 इक्वल टू ये 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट माइनस 32, 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट माइनस 32 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट दिया हुआ है 101 माइनस 32, ओके। चलो अब फाइनल टेम्परेचर आपको कहाँ तक लाना है उसका, तो देखो विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ स्वेट, किसकी वजह से, तो द चाइल्ड वॉज गिवन एंटीपायरिन अ मेडिसिन दैट लोअर्स फीवर, ओके। तो वो स्वेट की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98 फ़ारेनहीट हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहीट। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 5/9 98 माइनस 32, ठीक है। 20 मिनट के अंदर तो जो टाइम लगता है डेल्टा टी वो हो गया 20 मिनट। What is the average rate of extra evaporation caused by the drug? Assume the evaporation mechanism to be the only way by which heat is lost. Mass of child आपको दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ चाइल्ड है 30 किलोग्राम, ओके। The specific heat of human body is approximately the same as that of water, and latent heat of evaporation of water at that temperature is about 580 calorie per gram, ठीक है। अब आपको चाहिए रेट ऑफ एवोपरेशन, मतलब dm/dt, ठीक है। dm/dt आपको चाहिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज़ कर सकते हो, dq/dt इक्वल टू k इंटू
dT2 या तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, बट यहाँ पे सराउंडिंग नहीं दिया है, ठीक है ना, सराउंडिंग नहीं दिया है तो ये यूज़ नहीं कर सकेंगे हम। हमें लेना पड़ेगा dq का ही फॉर्मूला, मतलब हीट लॉस्ट वाला ही और हीट गेन एक तरफ। तो हीट लॉस्ट बाय बॉडी इक्वल टू हीट यूज्ड इन एवोपरेशन, यही करना पड़ेगा। अब हीट लॉस्ट बाय बॉडी कितना होगा, ms डेल्टा टी, और एवोपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू एल। बट ये जो m है मास, वो मास किसका है, चाइल्ड का है, ठीक है। अब चाइल्ड का मास आपको कितना दिया था, 30, तो यहाँ पे लिख दो 30। उसके लिए स्पेसिफिक हीट जो बॉडी की है वही वाटर की रहेगी, तो 4186 डेल्टा टी के लिए आप ये करोगे इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो 5/9 तो आएगा ही। ओके, तो डेल्टा टी के लिए 5/9 इंटू 101 माइनस 98। अब सोचेंगे कि वो 32 किधर गया, ये 32 किधर गया, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे -32, यहाँ पे -32, सब्ट्रैक्शन करेंगे तब कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये मास तो हमें निकालना है, क्योंकि आपको dm/dt मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन पूछा है, हमें मास डिवाइड बाई टाइम ले लूँ, चलो मास पर यूनिट टाइम आपको पूछा है, वो मास निकालना है। लेटेंट हीट कितना है, 580 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन है 580 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी मतलब जूल में कन्वर्ट करो, 4.186 डिवाइड बाई ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, या तो ग्राम में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज रखो 4.186, हम सिर्फ जूल कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया जूल पर ग्राम, ठीक है। और हमारा जो आंसर आएगा वो भी आएगा ग्राम में ही, ठीक है। चलो, तो ये सब कैलकुलेशन करना है। तो 30 इंटू 4186 इंटू ये 3 बचेगा, 3 5 15 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू m इंटू 580 इंटू 4.186। चलो m क्या मिलेगा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो m मिल रहा है 86.2 ग्राम। अब उसके लिए टाइम कितना लगा, तो हमें रेट ऑफ एवोपरेशन निकालना है, तो m/t 86.2 डिवाइड बाई 20 मिनट जितना टाइम लगा, तो डिवाइड बाई 20 कर देते हैं, तो ये 4.31 ग्राम पर मिनट आपको रेट मिलेगा, 4.31 ग्राम पर मिनट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.20। A body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes. Calculate the time it takes to from 60 degree to 30 degree Celsius. The temperature of surrounding is 20 degree Celsius. ओके, चलो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी मतलब डेल्टा T2 डिवाइड बाई टाइम स्मॉल t या तो डेल्टा t इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट k इंटू डेल्टा t था, याद है आपको। अब इसमें करना क्या था, तो आपको देखो निकालना है टाइम, ठीक है।
अब इनिशियल टाइम आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे केस 1 करते हैं। केस 1 के लिए पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 80 से 50 हुआ, टाइम लगा 5 मिनट, और ये के डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस TS करना है ना। यहाँ पे T2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब T1। चलो तो T2 क्या होगा, तो आपको तो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। 80 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें पता नहीं है, नहीं सॉरी है, यहाँ पे देखो 20 दिया है, तब तो कैलकुलेशन एकदम इजी हो गया। चलो यहाँ से आप के निकाल लोगे, फिर केस 2 में उसकी वैल्यू डाल दो। केस 2 में सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। केस 2 के लिए फॉर्मूला रहेगा सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। इस बार डेल्टा T2 क्या आएगा, 60 माइनस 30। टी निकालना है, के की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, वो यहाँ पे रख देनी है। T2 इस बार क्या आएगा, 60 माइनस 30 है, तो दो टेम्परेचर है ना, 60 एंड 30, तो एवरेज ले लो। और माइनस T1 आपको दिया हुआ है 20, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू चैप्टर से आपको सिलेबस आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं हो। ओके चलो, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।